1976 में उस डॉक्टर ने खतरनाक तरीन मुजरिमों का इलाज किया। एक दवाई भी नहीं दी, बस 4 जुमलों के जरिए उन मुजरिमों को वो राह रास्त पर ले आया। वो 4 जुमले कौन से थे? उस बंदे से कहा गया कि ये पत्थर अपनी जगह से हटाना है। 4 हफ्तों तक वो कोशिश करता रहा। 4 हफ्ते के बाद अचानक उसने देखा जीत की डिश में ये 7 अज्जा डलते हैं। नंबर 1 तवक्कुल, नंबर 2 कुर्बानी, और नंबर 7वां तो बहुत अहम है। सुबह उठते साथ ही 2 लिस्टें आपने बनानी है और इन लिस्टों पर अमल करना है। बहुत ही आसान लिस्ट है, अगर इस पे आपने अमल कर लिया, जीतने से कोई रोक नहीं सकता आपको। आपने नोट किया कि ये बड़े बड़े एथलीट्स अपना कोच रखते हैं, एक ट्रेनर रखते हैं, हालांकि वो खुद उस मैदान में बेताज बादशाह होते हैं। क्यों रखते हैं कोच? इसकी वजह यह है कि नो टैलेंट, नो ब्यूटी, नो इंटेलिजेंस, नो रिचेस, कोई पैसा नहीं, कोई खूबसूरती नहीं, बस ये एक चीज आपके अंदर अगर आगे हो तो ये जमाना आपको मौके देगा, आप तरक्की की फिनिश लाइन की तरफ दौड़ते चले जाएंगे। विनर्स में और लूजर्स में ही फर्क है। लूजर कहता है हाय मेरे साथ ये हो गया, और विनर कहता है मैंने ये किया। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? ज्यादा जरूरी क्या है? मोर पॉजिटिव थिंकिंग और लेस नेगेटिव थिंकिंग? ज्यादा मुस्बत सोचना जरूरी है या कम मनफी सोचना जरूरी है? स्टडीज आर क्लियर, रिसर्च तहकीक वाज़ेह तौर पे बताती है कि मनफी सोचना कम करें, ये चीज छोड़ें, क्योंकि अगर आपने दिमाग को खुला छोड़ दिया तो 70% तक दिमाग वो मनफी ही सोचता है, नेगेटिव की तरफ ही जाता है। एंड इट्स सो एम्बेडेड, ये हमारी खून बल्कि हड्डियों में इतना घुस चुका है कि हमें पता भी नहीं चलता। रोज रोज के रवैयों के अंदर हम मनफी ही सोचते चले जा रहे होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग इज मस्ट, कीप इट हाई, कीप इट अप। जरा ऊपर होके सोचें, बेहतरीन और पॉजिटिव सोचिए। जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं ना, कट डाउन नेगेटिव थिंकिंग, जस्ट कट इट डाउन, कम करें मनफी सोचना। इट्स ए विलन वॉइस, ये विलन की आवाज है आपके अंदर से। इट इज क्रिटिक, ये तंज है जो आप अपने आप से कर रहे हैं, दूसरों के साथ कर रहे हैं। इट इज ए डीमोटिवेटर, ये आपके हौसले को पस्त करती है। इट इज डिस्काउंटर, ये आपकी जात को कम पे बेच रही है। एंड दिस इज वन विच रेजेस डाउट्स, और ये वो चीज है जो आपकी जात में एक शकूक पैदा करती है, दिमाग में धुंध छा जाती है और आप सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखिएगा, नेगेटिव इमोशंस आर नॉट आउटबाउंड, दे आर इनबाउंड। ये जो मनफी रवैये होते हैं ये आउटबाउंड नहीं होते, बल्कि ये आपको ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने बॉस के खिलाफ एंग्री हैं, आपका उससे इमोशन क्या है कि आप उससे गुस्से में हैं, अपने पार्टनर से आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, अपने बैंक अकाउंट के बारे में आपको इनसिक्योरिटी है, और अपने ड्राइवर के साथ आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है। अब देखिए, पार्टनर के साथ आपको गुस्सा है, आप ये समझ रहे हैं कि आप अपने गुस्से से उसको हिट कर रहे हैं, आप अपने गुस्से के साथ उसको निशाना बना रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। वो गुस्सा, वो मनफी जज्बा आपके जिस्म से एग्जिट ही नहीं हुआ, वो आपके जिस्म से बाहर निकला ही नहीं है, वो अंदर ही अंदर आपको खोखला करके तबाह कर रहा है। जस्ट ट्राई टू ग्रैस्प दिस पॉइंट। इसी वजह से कायनात में जितने भी वो लोग जिन्होंने कोई अकल की बात समझाई है, उन्होंने यही सिखाया कि बी काइंड, अपने अंदर एक हमदर्दी पैदा करो, मोहब्बत करो, ताकि वो जज्बा मोहब्बत का, हमदर्दी का, वो भी आपके अंदर रहे, आपका वजूद उससे महकना शुरू हो जाए। गिव पीपल द बेनिफिट ऑफ डाउट, फॉरगिव देम, लोगों को माफ करना सीखो, उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दो, यानी किसी की बात से उसने जन रखो। और यही फर्क है विनर्स में और लूजर्स में। जो हारे हुए लोग होते हैं ना, लूजर्स, उनके मुंह पर होता है हाय मेरे साथ ये हो गया, और जो विनर होते हैं, जीते हुए, उनकी जबान पर होता है मैंने ये किया। देखिए, हो जाता है, नुकसान हो जाता है, कोई डेथ हो जाती है, कोई अपना छोड़ के चला जाता है, कोई कारोबार के अंदर बड़ा लॉस हो जाता है, आग लग जाती है, बड़ा कुछ हो जाता है, लेकिन उसको बार बार बताने से वो हल नहीं हो जाएगा। आप माजी के पिंजरे में अपने आप को कैद कर लेते हैं और सबको ये बातें बता रहे होते हैं। नहीं, उसको कंट्रोल करना है। प्रॉब्लम पे इतना फोकस नहीं करना, सोल्यूशन पे फोकस करना है, क्योंकि जिस चीज पे फोकस किया जाता है वही चीज पलती है, वही चीज बढ़ती है, वही चीज आगे से आगे फैलती चली जाती है। तो हार से सबक सीखना है, जीत से हौसला लेकर आगे बढ़ना है, और मुस्तकबिल के बारे में अच्छी उम्मीद रखनी है। क्योंकि जब आप मुसलसल शिकायत कर रहे हैं ना, कंप्लेंट कर रहे हैं, तो अपने आप को आप इल्जाम दे रहे होते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक से आप अपने आप को ही खराब कर रहे होते हैं। तो जो हालत, जो वाकया, जो मामला, जो सिचुएशन हुई, 3 ऑप्शंस हैं, या तो उसको छोड़ दें,
یا تو اس کو تبدیل کر دیں یا اس کو ایکسپٹ کر لیں. اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب ٹینشن ہے. تو آگے بڑھیں, اس چیز کو فوکس کر کے ونر والی فہرست کے اندر اپنے آپ کو لے آئیں. اور یہاں پر جو ونرز کی پازیٹیوٹی دیکھی, عام طور پہ ایتھلیٹس کے اندر یہ بات دیکھی جاتی ہے, دو چیزیں نمایاں دیکھی گئی کہ وہ جو ہائی پرفارمنگ ایتھلیٹس ہوتے ہیں نا, جنہوں نے اپنے کھیل کے میدان میں بہت زیادہ نام کمایا ہوتا ہے, دو چیزیں ان میں دیکھی گئی. نمبر ایک یہ پاور آف پازیٹیوٹی, کہ جب بھی وہ کوئی پوائنٹ ہار جاتے ہیں, جیسے ٹینس کے اندر اس نے وہ پوائنٹ ہار گیا یا پینلٹی مار رہا تھا تو پینلٹی کک مس ہو گئی, تو اب لازمی طور پہ ایک لاس ہوا ہے نا, ایک نقصان ہوا ہے, اور اب ایک ڈسمے کی فیلنگ اور مایوسی کا جذبہ وہ نیچرل ہے. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہائی پرفارمنگ ایتھلیٹس ہوتے ہیں, جن کے نتائج اچھے ہوتے ہیں, وہ جب بھی کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے وہ فوراً اگلے پوائنٹ اور اگلے واقعے کے بارے میں پر امید ہو جاتے ہیں کہ یار ایک دفعہ ہو گیا, اب ایسا نہیں ہوگا, اب نیکسٹ پوائنٹ میرا حق میں آئے گا, میں اچھا پرفارم کر لوں گا, ہو جاتا ہے ایک دفعہ, میں پھر دوبارہ سے ٹھیک ہو جاؤں گا. جیسے خرگوش اور کچھوے کی اس ریس میں خرگوش ہار گیا تھا, لیکن خرگوش ہارتا نہیں ہوتا کیونکہ وہ فاسٹ ہے, وہ تیز ہے, اس کے اندر سکل ہے, تو چلو ایک دفعہ ہار گئے, کیا ہوا, دوبارہ جیت جائیں گے. تو ہمیشہ پاور آف پازیٹیوٹی رکھیں کہ اگر زندگی کے کسی ایک واقعے میں کوئی میں نے انویسٹمنٹ کی ہے, کوئی جاب کے اندر ایسا مسئلہ بنا, یا امتحان میں کوئی پیپر میرا لوز ہو گیا, تو ایک واقعہ ایسا ہو گیا ہے, دوبارہ جب ٹیسٹ ہوگا, دوبارہ جب میں کھڑا ہوں گا تو صحیح طریقے سے فیس کروں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا. اور ایتھلیٹس میں دوسری بات آپ نے نوٹ کی ہوگی, ان کا کوچ ہوتا ہے, دے ہیو اے کوچ, ایک ٹرینر ہوتا ہے. عام طور پہ وہ نام خود اتنا بڑا ہوتا ہے اور اتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے اپنی فیلڈ میں کہ بظاہر لگتا نہیں کہ اس کا کوچ ہونا چاہیے, اور اس کا کوچ بھی شاید اتنا اچھا نہ کھیلتا ہو جتنا وہ کھیلتا ہے, لیکن وہ اپنے کوچ کی ڈانٹ بھی سن رہا ہے, اپنے کوچ کی وہ نصیحتیں مان رہا ہے اور بالکل ایکسپٹ کر رہا ہے, بالکل اس کے آگے جھکا ہوا ہے کہ جی مجھے جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا. ایسا کیوں ہوتا ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہاں ایک ورڈ ہے, اور وہ ورڈ ہے کریکٹ, کہ مجھے ٹھیک کرو, میری غلطی نکالو. یہ کریکٹ کا ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے جو آپ کو کریکٹ کرتا ہے, یا آپ کو کریکٹ کیا جائے تو آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. دیر مسٹ بی اے پرسن ان یور لائف who will correct you and you will accept that particular thing, that correction. اور یہ ہی چیز ان ایتھلیٹس کے اندر کوئی غلطی پھر آنے نہیں دیتی. مائنر سی مسٹیک بھی ہوتی ہے, وہ کوچ فوراً ان کو ہنٹ دیتا ہے, ان کی اصلاح کرتا ہے, اور پھر وہ اس کو بھی ریپیئر کرتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ انسان جس لے میں زندگی میں بڑھ رہا ہوتا ہے, اور جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, ایک نیا ایک ریلا آ رہا ہے نالج کا اور ایکسپیرینس کا, اس میں انسان کا اپنا آپ تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے. تو پھر پرفیکشن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرے پاس ایک بندہ اگر کہتا ہے جناب میرا سی گریڈ آتا ہے, اب میں چاہتا ہوں میرا بی گریڈ آئے. ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, سی سے بی پہ جمپ کرنا از ویری ایزی. ایک آیا آ کر کہتا ہے میرا بی گریڈ آتا ہے اور میں اے گریڈ پہ آنا چاہتا ہوں. یہ کام آسان نہیں ہے میرے بھائی, کیونکہ اے گریڈ یہ ایلیٹ ہے, یہاں پرفیکشن ہے, یہاں پر کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, یہاں علم چاہیے, تجربہ چاہیے, سب سے بڑھ کر صبر چاہیے, پیشنس چاہیے, پریشر کو برداشت کرنے کا حوصلہ چاہیے. اگر آج 1,00,000 بندے آپ کی تعریف کر رہے ہیں, کل کل یہ 1,00,000 بندے آپ کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں. اس چیز کو ایبزارب کرنے کا ایک پیشن, یہ جذبہ انتہائی ضروری چاہیے. تو بی سے اے میں آنے کے لیے نوری سال کا فرق ہے, لائٹ ایئرز کا. محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ پٹ اپ کرنی پڑے گی. نو ٹیلنٹ, نو بیوٹی, نو riches. دیکھیں اتنی ذہانت بھی نہیں ہے اور اتنا زیادہ امارت بھی نہیں ہے, اتنی خوبصورتی بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہوتا. جسٹ شو اپ ڈیلی, روز نظر آؤ میدان میں کھڑے ہوئے, بس نظر آنے چاہیے آپ میدان میں کھڑے ہوئے, مقابلے کے لیے تیار کھڑے ہوں, اپنے ہتھیار سجا کر آپ بس روزانہ نظر آئیں, آگے بیٹھیں تاکہ لوگ دیکھیں, انہیں پتہ چلے یہ گیم کے اندر شامل ہے. اور تماشائیوں کی سیٹیوں کی پرواہ نہیں کرنی, جو پلیئر ہوتا ہے وہ اپنی گیم پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے, اور بس روز نظر آئیں, روز اٹھیں, استقامت اور کنسسٹنسی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں. فرام ایوریج ٹو پرفیکٹ, the only gap is consistency. یہ کنسسٹنسی اور ڈسپلن یہ برج ہے گول میں اور اچیومنٹ میں. جو گول آپ نے بنایا اور اب آپ اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, اس کے درمیان میں جو برج ہے نا, جو پل ہے, اس کا نام ہے کنسسٹنسی. روز نظر آئیں. تو ہر دفعہ فنش لائن کو پہلے ٹچ کر جانا سکسیس نہیں ہے میرے دوست, یاد رکھنا. بس فنشنگ لائن کی طرف بڑھتے رہنا یہ بھی سکسیس ہے. ایک ریس ہوئی, اس کے اندر
कुछ लोगों को फिनिश लाइन से 50 मीटर पहले खड़ा किया, और कुछ लोगों को 200 मीटर पहले खड़ा किया, कुछ लोगों को जो स्टार्टिंग लाइन थी उस पे खड़ा किया, और कुछ लोगों को स्टार्टिंग लाइन से भी पीछे खड़ा किया और कहा भागो। उन्होंने कहा ये कैसी रेस है भाई, कोई ऐसा जो फिनिशिंग लाइन के बड़ा करीब है, कोई ऐसा जो बहुत दूर है, ये कौन सी रेस हुई? तो कहा गया यही तो जिंदगी है भाई, यही तो लाइफ है। लाइफ की रेस भी तो कुछ ऐसी होती है ना। कुछ लोगों को बेनिफिट होता है, वो पैदा अमीर घराने में हुए, उनके वालिदैन पढ़े लिखे थे, उन्होंने बड़े अच्छे स्कूल से तरबियत हासिल की, अब उनके लिए तो आसान है, उनके लिए जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन एक ऐसा है जो पैदा हुआ तो घर में बाप का साया उठ चुका था, घर में बड़ी गुर्बत थी, घर वाले इतने पढ़े लिखे नहीं थे, अब उसको एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी, वो तो स्टार्टिंग लाइन से भी पीछे खड़ा हुआ है ना। सो दिस इज द रेस ऑफ लाइफ। कभी भी अपना कंपैरिजन दूसरे से ना करें। आपकी जिंदगी का चैप्टर 1 है, उसकी जिंदगी का चैप्टर 20 चल रहा है, और आप चाहते हैं पहले दिन ही सेल उतनी हो जाए जितनी हाजी साहब की दुकान की होती है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो एंजॉय द प्रोसेस। कहा गया कि ये चट्टान, ये बड़ा पत्थर हटाना है। उस बंदे ने दोनों हाथ रख लिए और हटाना शुरू किया। उसने बहुत एफर्ट की, पूरा दिन लगा रहा, चट्टान 1 इंच भी ना हिली। अगले दिन फिर आया, उससे अगले दिन आया, कई हफ्ते तक उसको जो कहा गया था चट्टान पे दोनों हाथ रखता, बड़े जज्बे, डिटर्मिनेशन और वेलर के साथ, बड़े पैशन के साथ जोर लगाता। लेकिन वो इतनी बड़ी चट्टान थी, माउंटेन थी, रॉक थी, कहां हिलना था उसने। वो कोशिश करता रहा, नहीं हटी। कुछ 4-5 हफ्तों के बाद वो पुकार उठा, कहने लगा ये क्या मैं कर रहा हूं, क्या फजूल एक्सरसाइज हो रही है, ये कभी हट सकती है, मैं क्या करूं। अचानक ये कहने के बाद उसने अपने हाथों को देखा, अपने जिस्म की तरफ नोटिस किया, तो उसको लगा कि वो बदल चुका है। उसके हाथ के मसल्स मजबूत हो गए थे, उसके पांव के अंदर भी सख्ती आ गई थी, उसके अंदर डिटर्मिनेशन का, कन्विक्शन का और एक जज्बे का एक रेला था जो उसको उभार रहा था। यानी चट्टान तो अपनी जगह से उसकी हरकत नहीं हुई, लेकिन उस बंदे में हरकत आ गई थी। चट्टान नहीं हिली, उस बंदे के अंदर हिलजुल हो गई थी। तो याद रखिए, जब भी जिंदगी में रुकावट आए, रेजिस्टेंस आए, तो पुश जरूर कीजिएगा, और जोर से पुश कीजिएगा, ज्यादा जोर से पुश कीजिएगा, क्योंकि पुश करने से वो रुकावट या तो हट जाएगी, या कुछ अरसे बाद हट जाएगी, या हटेगी नहीं, लेकिन आपके अंदर मजबूती पैदा कर जाएगी, आपको स्ट्रॉन्ग कर जाएगी। लेकिन यहां पे याद रखिए, हरकत में बरकत तो है। सक्सेस की जो रेसिपी बनती है ना पूरी की पूरी, उसके अंदर हरकत और कोशिश और मुशक्कत है, लेकिन सबसे पहले है तवक्कुल। सबसे पहले है तवक्कुल, कि अल्लाह पर तवक्कुल करना है। एक बंदा कहता था, मैं जो भी काम शुरू करने लगता हूं, सबसे पहले अच्छी नीयत करता हूं, अपने आप को डेकोरेट करता हूं। जिस तरह एक बंदा गुफ्तगू कर रहा है तो अल्फाज को सजा लेता है, एक बंदा कोई अमल करने लगा है तो उस अमल के अंदर भी थोड़ी एक मुलम्मा साजी भी कर लेता है, थोड़ा सा उसको बना लेता है लोगों को दिखाने के लिए। तो बंदा कहता है, पहले मैं नीयत करता था कि मैं क्या करने जा रहा हूं, पक्की नीयत करता था, और फिर मैं दुआ करता था रब ताला से कि ऐ अल्लाह, मैं जो करने जा रहा हूं मेरे हक में बेहतर फरमा दे, और जो मेरे हक में बेहतर है वो कर दे। ये दोनों करने के बाद अब मैं भरपूर वसाइल, वक्त, पैसा, ताकत लगा देता था। अब जो भी रिजल्ट आए, वो रिजल्ट चाहे मर्जी के मुताबिक है या नहीं है, लेकिन मैं तो अर्ज कर चुका था कि मालिक तू मुझे जो अता फरमाएगा मैं राजी रहूंगा, तो मुझे वो रिजल्ट अच्छा ही लगता था। कुछ अरसे के बाद पता भी चल जाता था कि जनाब बज़ाहिर जो मैं नाकामी समझ रहा था वो नाकामी नहीं थी, वो कामयाबी थी। जैसे किसी मुल्क में एक ट्रेन में आग लग गई, बहुत ज्यादा आग लगी, लोग जिंदा जल गए, पूरी पूरी बोगियां जल गई। बाद में किसी ने रिसर्च की, और वो लोग जिनके पास ट्रेन की टिकट थी लेकिन वो ट्रेन में किसी वजह से बैठ नहीं पाए, उनसे जाके मुलाकात की, पूछा भाई आप क्यों ट्रेन में नहीं बैठे। उसने कहा जी मेरे कपड़े पे चाय गिर गई तो मैं नहीं आ सका। किसी ने कहा जी घर में कोई काम पड़ गया, किसी ने कहा मुझे बुखार हो गया। और उस वक्त जब उसको बुखार हुआ, उसको गुस्सा बड़ा चढ़ा था कि ट्रेन की टिकट जाया हो गई, लेकिन जब पता चला तो वो एकदम से खुश हो गया कि यार मैं बच गया। तो तवक्कुल, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखना ये बहुत जरूरी है। नंबर 2 इज पेशेंस, सब्र रखें। अगर आपने सब्र छोड़ दिया आप जंग हार गए। नंबर 3 सैक्रिफाइस, अगर वो चीज जो आपको चाहिए उसके लिए आप कुर्बानी नहीं देते तो वो चीज कुर्बान हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। नंबर 5 डिसिप्लिन, मोटिवेशन आपको स्टार्ट तो कर देगी लेकिन उस सफर पर तेजी से लेके जाने वाली चीज वो डिसिप्लिन है। नंबर 6 कॉन्फिडेंस, दे लाइक मी, कि मुझे वो अच्छा समझते हैं या नहीं समझते, नहीं,
मुझे वो अच्छा समझे या ना समझे, अगर मैं ठीक हूं तो मैं ठीक हूं, ये कॉन्फिडेंस है। नंबर 7 इज कंसिस्टेंसी, इस्तकामत के साथ आगे बढ़ना है। तो दो चीजों की लिस्ट आपने जरूर बना लेनी है। क्या? जब भी सुबह उठे ये तय कर लें कि आज के दिन कौन कौन से इमोशंस मैंने एक्सपीरियंस करने हैं, कौन कौन सी फीलिंग्स मैंने अपने अंदर रखनी है और कौन कौन सी फीलिंग्स मैंने अपने अंदर नहीं रखनी। जैसे सुबह आप उठे, आपने तय कर लिया कि मैंने इंकरेजमेंट की, हौसला अफजाई की और खुद एतमादी की और खुशी की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है और मायूसी की फीलिंग्स को, गुस्से की फीलिंग्स को रिजेक्ट करना है। सुबह अपना एक माइंडसेट बना लें। अब ऑटोमेटिकली आप उन लोगों से मिलेंगे जो लोग आपको हौसला अफजाई की तरफ लेके जाते हैं, जिन लोगों से मिलना आपको खुद एतमादी की तरफ लेकर जाता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि हम किसी इंसान से जो पीछा छुड़ा रहे होते हैं ना, दर हकीकत उस इंसान से पीछा नहीं छुड़ा रहे होते, उस इंसान से मंसूब जो फीलिंग होती है ना, उस फीलिंग से पीछा छुड़ा रहे होते हैं। रोजाना ये चार्ट अगर आप बना लेंगे ना, आज के दिन मैंने ये फीलिंग्स लेनी है और ये फीलिंग्स नहीं लेनी, देखिए आपका दिमाग कितना सेट हो जाता है। और इसी तरीके से 1976 के अंदर एक बंदे ने फीलिंग्स के साथ, क्रिमिनल बहुत बड़े जो मुजरिम थे और वो जुर्म के अंदर इतने खुप चुके थे, उसने सैकड़ों मुजरिमों का इलाज किया उस डॉक्टर ने, बगैर किसी दवाई के। एक टेक्निक उसे होपोनोपोनो कहा जाता है। उसने उनको बिठा के उनके जज्बात के साथ कैसे खेला कि ये 4 जुमले उसने कहा, तुम बार बार अपनी जबान से अदा करो। When you will speak these sentences again and again and again, बार बार बोलोगे, तुम्हारी लाइफ में तब्दीली आ जाएगी। और चारों जुमले कौन से थे? I am sorry, please forgive me, thank you and I love you। ये चारों जुमले वो मुजरिम बैठकर बार बार बोलते थे, बार बार बोलते थे, बोलते गए, उन पे असर हुआ। याद रखिए ये तजर्बात हैं कि आप पानी के ऊपर जो चीज पढ़कर बताते हैं वो पानी के अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका तब्दील हो जाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर उसका बदल जाता है और पानी के अंदर वो तब्दीली आती है। पौधों के साथ अगर आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं, पौधे उगेंगे, सही तरीके से उनकी नरिशमेंट होगी। और अगर पौधों के साथ आप नेगेटिव बात कर रहे हैं तो पौधों के अंदर कमी आ जाती है, मुरझा जाते हैं, सही डेवलप नहीं हो पाते। सो देयर इज समथिंग, ये कुछ है जो कि हमें इस चीज पर लेकर आता है। तो जनाब लास्ट में सुन ले, रिमेंबर यू हैव टेकन बर्थ इन दिस वेरी बिग यूनिवर्स एंड यू आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। आप बहुत कीमती आदमी है, बहुत अहम तरीन है। आपकी पैदाइश इस यूनिवर्स में हुई, इस सिस्टम में हुई, और आपका एक फैसला कितने लोगों की जिंदगी को मुतासर कर देता है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी लाइफ में आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी फैमिली में आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके कारोबार में, आपकी जॉब में आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपके रिलेशंस में, आपके नेबर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप एक सिटीजन है एक मुल्क के, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी आइडेंटिटी आपकी इन्वेस्टमेंट है। और कामयाब इन्वेस्टर वो होता है जो अपनी हर इन्वेस्टमेंट को फॉलो करता है, अपनी हर सरमायाकारी पे उसकी नजर होती है कि सही प्रॉफिट हर जगह से आ रहा है या नहीं आ रहा। वो नजर रखता है कि प्रॉफिट कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। और ऐसा नहीं होता कि जनाब एक इन्वेस्टमेंट पिट जाए और एक जगह से बहुत प्रॉफिट आ रहा है, यानी कारोबार तो आपको मुनाफा दे रहा है लेकिन फैमिली में आपको नुकसान हो रहा है, बच्चे आपके सुन नहीं रहे, घर में लड़ाइयां चल रही हैं। तो इन सारी इन्वेस्टमेंट्स में से वो चुन लें जो अहम तरीन है। वो अहम तरीन कौन सी है? नंबर 1 जो कि लॉन्ग टर्म है, जो लंबा अरसा चलेगी। नंबर 2 जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। और नंबर 3 वो इन्वेस्टमेंट जो एक जगह आप करें, उसको सेट करें तो बाकी सारी इन्वेस्टमेंट उसकी वजह से सेट हो जाए। और ये अहम तरीन इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको अपनी तवज्जो, अपना पैसा, अपना वक्त लगाना चाहिए, वो है आपकी आइडेंटिटी, बीइंग ए मुस्लिम। अपने इस्लाम वाली शनाख्त को मजीद मजबूत करें, अपने ईमान पे तवज्जो दें, क्योंकि ये इस्लाम ऐसा प्यारा दीन है कि एक बंदा अच्छा मुसलमान बन जाए, वो खुद ब खुद अच्छा शौहर बन जाएगा, अच्छा बेटा बन जाएगा, अच्छा कारोबारी बन जाएगा, अच्छा मुलाजिम बन जाएगा, अच्छा शहरी बन जाएगा। सो ट्राई टू बी गुड इन्वेस्टर, अपनी आइडेंटिटी में इन्वेस्ट कीजिए, स्टे मोटिवेटेड।